मुझे ससुराल आए सिर्फ 2 ही दिन हुए थे। मुझे यहाँ आकर पता चला ससुराल की एक कुंवारी नौकरानी हर साल प्रेग्नेंट हो जाती है, जो सिर्फ 16 साल की है। ससुराल में सिर्फ 2 ही आदमी थे, एक मेरे ससुर और दूसरे मेरे पति। कुंवारी नौकरानी इस साल फिर से प्रेग्नेंट हो गई। जब मैं इसकी सच्चाई तक गई तो दिल दहला देने वाली सच्चाई मेरे सामने आई। मेरा नाम रूपाली है। मेरी शादी का अभी दूसरा ही दिन था। मेरे ससुराल में अभी रस्मों रिवाज चल रहे थे और पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। अभी मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। मैं अभी नई दुल्हन थी, अचानक से भागकर जा भी नहीं सकती थी। मैं वहीं कमरे से बैठकर ही सब कुछ सुन रही थी। मेरी सास किसी नौकरानी को धक्के मारकर निकाल रही थी और वह नौकरानी मेरी सास के सामने गिड़गिड़ा रही थी कि मालकिन, मेरे साथ ऐसा मत करिए। मैं आपके घर में बचपन से काम कर रही हूँ। अगर आप भी मुझे निकाल देंगे तो मेरे पास दूसरा कोई काम नहीं है और मेरे घर का गुजारा आपके घर के पैसे से ही चलता है। मेरी सास ने एक भी बात नहीं सुनी और उस बेचारी नौकरानी को घर से बाहर निकाल दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। रस्मों रिवाज खत्म होने के बाद दूसरे दिन ही मेरे मायके वाले मुझे लेने आ गए, तो मैं अपने मायके वालों के साथ खुशी खुशी चली गई। लेकिन मेरे दिमाग से नौकरानी की बात नहीं जा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन मैं अभी नई नवेली दुल्हन थी, कुछ कर भी नहीं सकती थी। मैं मायके जाकर अपने भाई बहनों में बिजी हो गई। फिर मेरे दिमाग से उस नौकरानी की बात निकल गई। धीरे धीरे मायके में मुझे रहते हुए 1 हफ्ता गुजर गया। 1 हफ्ते के बाद मुझे मेरे ससुराल वाले लेने आए और मैं उनके साथ अपने ससुराल चली आई। मेरे ससुराल वाले काफ़ी पैसे वाले थे। उनके घर में 3-4 नौकर थे। पैसों की कोई कमी नहीं थी और समाज में भी काफ़ी रुतबा था। जब मैं अपने ससुराल वापस आई, कुछ देर बाद एक नौकरानी मेरे कमरे में आई और मुझसे पूछने लगी, मेम साहब, आपको कुछ चाहिए? मैंने उसको कहा, 1 गिलास जूस बनाकर लेकर आओ। इतने में मुझे उस नौकरानी की बात याद आई। जब वह नौकरानी जूस लेकर आई, मैंने उससे तुरंत पूछा, अच्छा एक बात बताओ, उस दिन मेरी सास किस नौकरानी को बाहर निकाल रही थी और उस नौकरानी ने किया क्या था? मेरी बात सुनकर वह नौकरानी डर गई, एकदम सहमी सी खड़ी हो गई। मैंने उसे कहा, डरने वाली कोई बात नहीं है, तुम मुझे बता सकती हो, मैं अपनी सास को कुछ भी नहीं बताऊंगी। तो वह नौकरानी कहने लगी, उस नौकरानी का नाम सीमा है। सीमा शादीशुदा नहीं है और उसकी उम्र भी 16 साल की है। पिछले साल शादी के बिना ही वह प्रेग्नेंट हो गई। मालकिन के पूछने पर उसने कुछ भी नहीं बताया। तभी मालकिन उसको निकालना चाहती थी, लेकिन उसने हाथ पैर जोड़कर और अपनी बूढ़ी माँ का वास्ता देकर मालकिन को रोक लिया। मालकिन भी उसके ऊपर तरस खाकर अपने यहाँ दोबारा रख लिया। मालिक ने ही मालकिन को मना किया कि सीमा को मत निकालो, बेचारी इस हालत में कहाँ जाएगी। तब जाकर मालकिन मानी थी, लेकिन मालकिन ने उससे कहा था दोबारा ऐसा हरकत नहीं होना चाहिए। लेकिन इस साल सीमा फिर से प्रेग्नेंट हो गई। अभी नौकरानी ये सब बताई रही थी, तभी मेरी सास की आवाज़ आई और नौकरानी भागकर चली गई और मैं भी चुपचाप अपने कमरे में बैठ गई। इस बात को कई दिन बीत गए थे। एक दिन मैं अकेले मार्केट गई हुई थी। मुझे कुछ पर्सनल सामान चाहिए था। वहाँ पर एक लड़की आई
और मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगी। मैं उससे दूर होकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, तुम कौन हो? उसने कहा, मेम साहब, मैं आपके ससुराल में नौकरानी का काम करती थी। मालकिन ने मेरे ऊपर गंदे इल्ज़ाम लगाकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैंने ऐसा वैसा कोई काम नहीं किया है। तब मैंने उसके पेट की तरफ देखा। वह लड़की प्रेग्नेंट थी और मैं समझ चुकी थी शायद यही सीमा है। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने अपना नाम सीमा बताया। मैंने कहा, तुमने कोई गंदा काम नहीं किया है तो तुम बिन शादी के प्रेग्नेंट कैसे हो गई? तुमने गंदा काम किया है तभी तुम्हारे पेट में यह बच्चा पनप रहा है और तुम कह रही हो कि तुमने कोई गलत काम नहीं किया है। मेरी बातें सुनकर सीमा जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, गरीबों की बातें सुनने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। सीमा मुझे कहने लगी, मेरे पेट में जो बच्चा है यह बच्चा आपके घर की ही निशानी है। सीमा की बातें सुनकर मैं उसके ऊपर गुस्सा करने लगी और उसको बुरा भला कहने लगी। सीमा ने कहा, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो मेरे बच्चे का जांच करवाकर देख लीजिए। सीमा की बातें सुनकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मैंने उससे पूछा, इस बच्चे का बाप कौन है? तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया। उसने बस मुझे ये बताया, ये बच्चा आपके घर की ही निशानी है। सीमा ने मुझे कहा, दीदी आप मेरे साथ घर चलिए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। मुझे मजबूरन उसके घर जाना पड़ा क्योंकि मेरे दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। क्योंकि हमारे घर में सिर्फ 2 ही मर्द थे, एक मेरे ससुर और दूसरे मेरे पति। मुझे ऐसा लग रहा था कहीं मेरे पति ने तो कुछ ऐसा नहीं किया है। इस बात को सोचकर ही मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे थे। इस बात का पता लगाना बहुत ही ज़रूरी था। आखिर मैं शादी होकर कैसे घर में आई हूँ जहाँ पर नौकरानी के साथ ऐसा सलूक किया जाता है और पैसों के दम पर ऐसे लोग बच भी जाते हैं और बेचारे गरीब जिनका कोई कसूर नहीं होता है उन लोगों को इसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है। मैं सीमा के साथ उसके घर चली गई। जब मैं उसके घर पहुंची, सीमा एक छोटे से झोपड़ी में रहती थी जहां पर उसके पास सुविधाजनक सामान भी नहीं थे और चारपाई पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी और उनके पास एक छोटा सा बच्चा लेटा हुआ था। वह छोटा सा बच्चा बिलक बिलक कर रो रहा था, जैसे लग रहा था उसको बहुत भूख लग रही थी। उस बच्चे को देखकर मुझे बहुत तरस आ रहा था। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सीमा झूठ नहीं बोल रही थी। मैंने सीमा से पूछा, यह बच्चा किसका है? सीमा ने कहा, मेम साहब ये मेरा बच्चा है। मुझे इतना समझ आ चुका था सीमा के साथ बहुत ही गलत हो रहा है। उस बेचारी ने बहुत ही अत्याचार सहन करे हैं और कहीं ना कहीं मेरी सास को भी ये सब पता है। तभी उन्होंने बिन सच्चाई पता किए सीमा को घर से बाहर निकाल दिया ताकि उनको समाज में किसी के सवालों का कोई जवाब ना देना पड़े और उनके खानदान की इज्जत खराब ना हो। मुझे बैठने के लिए कहा और उसके बाद सीमा ने एक एक करके उसके ऊपर क्या क्या सितम हुए हैं और कब से हो रहा है मुझे सब कुछ खुलकर बताया, जिसको सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था ये धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, क्योंकि अब मैं भी उस घर का हिस्सा थी। मुझे अपने ऊपर शर्म आ रही थी कि मैं कैसे घर में आ गई हूँ जहाँ इतने गंदे, घिनौने और शर्मनाक लोग रहते हैं। मैंने सीमा को भरोसा दिलाया कि मैं उसको इंसाफ
दिलाऊंगी। लेकिन मैंने सीमा को कहा, तुम किसी को भी कुछ नहीं बताओगी, क्योंकि हमें बहुत ही सावधानी से ये सब करना पड़ेगा। नहीं तो हो सकता है अगर उन लोगों को पता चल जाएगा तो वह लोग पैसे देकर पुलिस वाले को खरीद लेंगे और तुम्हें इंसाफ नहीं मिल पाएगा। सीमा ने मुझे वादा किया कि वह किसी को कुछ नहीं बताएगी। सीमा की बूढ़ी माँ मेरे पैरों पर गिर पड़ी और कहने लगी, बेटी, मेरी बच्ची को इंसाफ दिला दो, नहीं तो मेरी बच्ची के सामने मरने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचेगा। मैंने सीमा की मम्मी से वादा किया कि मैं सीमा को इंसाफ ज़रूर दिलाऊंगी। मैंने अपने एक कॉलेज फ्रेंड का सहारा लिया जिसका पुलिस में और मीडिया में अच्छा खासा पहुंच था। सबसे पहले मैंने अपने फ्रेंड के साथ मिलकर सीमा के दोनों बच्चों का और उस इंसान का जिसने गलत किया था, दोनों का डीएनए टेस्ट करवाया। टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद सारे सबूत लेकर हम लोग पुलिस और मीडिया के पास पहुँचे और मदद की गुहार लगाई। मैंने पुलिस वाले से कहा, जो लोग अपने घर में छोटी उम्र के नौकरानी को रखकर उनके साथ गलत करते हैं और बाद में बचकर निकल जाते हैं, तभी इन पैसे वालों लोगों का इतना साहस मिलता है। इनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए ताकि समाज को भी पता चले गरीब भी इंसान होते हैं, उनको भी सर उठाकर जीने का पूरा अधिकार होता है। अगर इस इंसान को सज़ा मिलेगी तो जो लोग गरीबों को कीड़े मकोड़ों की तरह कुचल देते हैं, उन लोगों को बहुत बड़ा सबक मिलेगा। दूसरे दिन ही पुलिस वाले और मीडिया वाले मेरे घर पर आ गए और मेरे ससुर को पकड़ कर लेकर गए। सीमा के साथ जिसने नीच हरकत किया था वह मेरे ससुर थे। मेरी सास को इसके बारे में पहले से ही सब कुछ पता था, फिर भी अपने पति को नहीं रोका। ऐसी औरतें औरत के नाम पर कलंक होती हैं। मेरी सास मुझसे और अपने बेटे से नज़र नहीं मिला पा रही थी। मेरे पति को कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि मेरे पति यहाँ पर ज़्यादा नहीं रहते थे। वह काम के सिलसिले में ज़्यादातर बाहर रहते थे और उन्होंने अपनी पढ़ाई भी बाहर करी थी। मेरे ससुर को 14 साल की सज़ा हुई और सीमा को प्रॉपर्टी में से उसका हिस्सा मिला, जिससे सीमा और उसके बच्चों का जीवन कुछ संवर गया। दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।